स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और आज रोज डे है, तो आप सभी को रोज डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो खैर कहा जाता है कि ये उनके लिए नहीं है, सिंगल के लिए नहीं है। तो वैसे आप लोगों को अभी जो है वो ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई अढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी सिंगल से मिंगल होने में टाइम नहीं लगेगा अगर जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो खैर ये मजाक की बात थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम। कल हमने पढ़ा था भारत पर अरबों का आक्रमण। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लेना है क्योंकि उसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे। जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे मैं आपको उसी में कर देती हूँ। तो हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण देखने से पहले ये जो नोट्स हैं वो टोटली यूपीएससी बेसिस पर हैं, इसलिए जो छोटे मोटे राजा हुए हैं वो आपको नहीं दिए गए, बट उनमें से जो ज्यादातर सवाल हैं वो नहीं आते हैं और जहां से आते हैं वो मैं आपको फैक्ट जो है बता दूंगी। नोट्स आपको इतने ही फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में हम कहानी है उसे जान लेते हैं कि क्या कहानी है। 1712 में अरबों का आक्रमण होता है भारत में। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद जब पहले अरबों का आक्रमण होता है फिर तुर्कों का आक्रमण होता है। तो जब तुर्कों का आक्रमण भारत में हुआ तो माना जाता है, तुर्कों के आक्रमण से ही माना जाता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता, जो मुस्लिम शासन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो अगर कभी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि मुस्लिम शासन की स्थापना जो है वो कहाँ से मानी जाती है, तो वो उसका या श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो तुर्कों को दिया जाता है। उसके बाद अब हम तुर्कों के आक्रमण देखेंगे, किसने किसने यहाँ पर आक्रमण किए, क्या राजनीति रही, वो अब पूरी कहानी जो है हम देखेंगे। तुर्क मुसलमानों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो तुर्क जो है ये चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक ये जो थी ये एक जाति थी, और ये जाति जो है ये साधारण जाति नहीं है। तुर्क जो जाति है उसे बहुत ही बर्बर जाति कहा जाता है, यानी ये लोग जो थे ये बहुत ही बर्बर होते थे, सभ्य नहीं होते थे। तुर्क जो है ये उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आते हैं। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि भारत में इनके आने का एक और मोटिव ये भी था, ये लूटपाट तो मचाना चाहते थे, धन संपदा लूट कर लेकर जाना चाहते थे। ये जो कोई भी आता था उसका फर्स्ट मोटिव जो था, कोई भी भारत में आए सभी का फर्स्ट मोटिव जो हुआ करता था वो ये तो रहता ही रहता था। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। तो तुर्कों का मेन धर्म जो था वो इस्लाम नहीं था। बाद में उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया जब वो किसके उसमें आते हैं, उमैया वंश के शासकों के संपर्क में आते हैं, तब वहां से उन्होंने इस्लाम धर्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। और जब वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए तो उनका मेन मोटिव ये हो चुका था कि हमें इसकी शाखाएं जो है वो पूरे विश्व तक फेमस करनी है। तो फर्स्ट शासक आता है अलप्तगीन। अलप्तगीन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अलप्तगीन जो था ये बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक जो थे, अब्दुल मलिक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 954 से 961 ईस्वी तक तुर्क दास था। पहले देखिए अलप्तगीन जो था इसकी कोई शाखाएं वगैरह नहीं है, पहले ये दास था, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ये जो है ये लोगों के अंडर में रह के, राजा के अंडर में रह के कार्य नहीं करना चाहता था। ये चाहता था कि इसकी जो है मेन सत्ता स्थापित हो, इसका खुद का एक साम्राज्य हो, और उसी महत्वाकांक्षा को आगे लेकर ये क्या है आगे बढ़ता है। अब जब ये जो राजा था अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक का अलप्तगीन जो था ये दास था। तो अब्दुल मलिक ये देखता है कि ये काफी ज्यादा अलप्तगीन जो है ये काफी ज्यादा योग्य है और दूरदर्शी है, जिसके कारण उसे 956 में ये कहानी हम लिखते भी चलते हैं थोड़ी थोड़ी ताकि आप लोगों के दिमाग में बनी रहे। 956 ईस्वी में इसे कहाँ का खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। खुरासान का क्या नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल। ये जो कहानियां हम देख रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं, अलप्तगीन के। अब 961 में
4 साल बाद जब ये खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसके 4 साल बाद जो अब्दुल मलिक यानी जो राजा था उसकी डेथ हो जाती है। उसके देहांत के बाद काफी ज्यादा उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, किसके? अब्दुल मलिक के भाई के बीच में और उसके चाचा के बीच में। अब ये जो जिसमें जो है ये काफी ज्यादा संघर्ष होता है, जिसमें अलब्तगीन जो था, अलब्तगीन किसके? अब्दुल मलिक के चाचा की हेल्प करता है। भाई संघर्ष उत्तराधिकार का किसमें हो रहा था? उसके अब्दुल मलिक के चाचा के बीच में और भाई के बीच में। तो अलब्तगीन जो था वो इसके चाचा का साथ देता है। अब लेकिन परंतु अब्दुल मलिक का भाई जो है मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहता है। यहाँ पे साथ जो है वो चाचा का देता है, लेकिन चाचा जो है वो क्या हो जाता है? ये खुरासान का अलब्तगीन जो है, इसे ऐसे देखिए, कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होइएगा। उत्तराधिकार का संघर्ष होता है किसके बीच में? राजा के भाई के बीच में और राजा के चाचा के बीच में, जिसमें विजयी कौन रहता है? भाई होता है। भाई का नेम क्या होता है? मंसूर। और ये साथ अलब्तगीन किसका देता है? चाचा का देता है। अब यहाँ पे क्या घटना घटित होती है? अलब्तगीन जो था, अब उसने क्या कर लिया, अब धीरे धीरे वो अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 800 जो वफादार सैनिकों के साथ वो क्या करता है? अफगान प्रदेश में गजनी नगर में बस गया था। अब यहाँ पे तुर्क में वो जो राजा था ये मंसूर, अब नेक्स्ट जो राजा मंसूर बनता है, इसके सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये जो है ये बहुत ज्यादा वफादार है। अब यहाँ पे अब ये क्या करता है? गजनी नगर में आके बस जाता है और फिर एक नेक्स्ट गजनवी वंश की स्थापना करता है। यहाँ पे कहाँ पे? गजनी। अब यहाँ से अलग हटके गजनी में बस जाता है और कुछ टाइम बाद जो है वो गजनवी वंश की स्थापना करता है। अब अलब्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था इसहाक जो है वो बलब्तगीन गद्दी पर बैठता है। अब देखिए यहाँ से जो है ये एक नया वंश जो है ये स्टार्ट हो जाता है। अलब्तगीन जो है वो किसकी स्थापना करता है? गजनवी वंश की स्थापना करता है। कुछ टाइम राजा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और अलब्तगीन के बाद उसका जो पुत्र था इसहाक, क्या नाम था? इसहाक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहानी बताने का मतलब इतना है कि आपसे अगर कभी कोई पूछ ले तो आपको पता रहे। इसहाक गद्दी पर बैठता है, उसके बाद बलब्तगीन गद्दी पर बैठता है। दोनों ही जो थे ये इतने ज्यादा काबिल शासक नहीं रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं थे। जिसके बाद जो बलब्तगीन था, बलब्तगीन के डेथ के बाद पीराई ने क्या कर लिया? गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन पीराई एक पर्सन का नेम था, लेकिन पीराई जो है वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था। जिसे पीराई को हटाकर सुबुक्तगीन जो है वो फिर गद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अब अगेन याद रखिएगा, अभी जो अलब्तगीन था वो भी एक क्या था? राज्यपाल चुना जाता है, वो भी एक दास था। अब अगेन जो सुबुक्तगीन बनता है, अब अलब्तगीन के बाद आपको बुक्स में ज्यादातर जो कहानी मिलेगी वो सुबुक्तगीन की मिलेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है और इसी के बारे में ज्यादा कहानियां आती हैं। अब सुबुक्तगीन के बारे में जो आपको जानकारियां मिलेंगी, सुबुक्तगीन जो था ये अलब्तगीन का, स्टार्टिंग में ये सुबुक्तगीन अलब्तगीन का गुलाम हुआ करता था। लेकिन अब गुलाम ये जो है ये भी महत्वाकांक्षी था और काफी इंटेलिजेंट था, जिससे अलब्तगीन जो था ये काफी ज्यादा इससे इंप्रेस हो जाता है और ये सुबुक्तगीन को क्या बना लेता है? अपना दामाद बना लेता है। याद रखिएगा, ये क्या कर लेता है? अपना दामाद बना लेता है और इसी सुबुक्तगीन को क्या उपाधि से सम्मानित करता है? आमीर उल उमरा। इसमें जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो उपाधियां होती हैं। इन्हें किस कौन कौन सी जो है उपाधि दी गई? तो आमीर उल उमरा, ये इसे उपाधियां दी जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, फिर इसके बाद सुबुक्तगीन के देहांत के बाद नेक्स्ट जो था, सुबुक्तगीन ही जो था प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था।
अब ये भी माना जाता है कि सुबुक्तगीन ही जो था वो पहला तुर्की था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के देहांत के बाद उसका नेक्स्ट जो पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वो शासक बनता है। अब महमूद गजनवी से ही हमें आगे की स्टोरी देखना है। महमूद गजनवी जो था ये गजनी प्रदेश यानी कि अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। यहाँ पे याद रखिएगा जो महमूद गजनवी था इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है 998 से 1030 ईस्वी तक। ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है महमूद गजनवी का। अब सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जब सुबुक्तगीन इसके फादर की डेथ हो जाती है तो मोहम्मद गजनवी जो था महमूद गजनवी जो था ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। तो जब इसका राज्यारोहण हुआ था तब ये ओनली 27 की एज का था और राज्यारोहण इसका 998 में होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 10,000 से 1027 के टाइम पीरियड के बीच में इसने भारत पर कुल 17 बार जो है वो आक्रमण किया था। ये स्टेट पीसीएस वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था। तो 17 बार किया था। इस कहानी को ना, इस फैक्ट को ना बिल्कुल आपको रट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आक्रमण करता है। इसने अपने प्रदेश जो राज्य था अफगानिस्तान इसका काफी ज्यादा ये विस्तार करना चाहता था। तो अभी ये विस्तार करने की ही प्रक्रिया में आगे बढ़ता हुआ ये क्या करता है कि अलग अलग उस पे आक्रमण करना स्टार्ट करता है। इसने भारत पर भी कई आक्रमण किए जिसमें माना जाता है कि इसके टोटल 17 आक्रमणों की जानकारी मिलती है। उसमें से कुछ जो हैं वो इसके मुख्य हैं। तो जैसे कि 10,001 में जयपाल में पेशावर में ये आक्रमण करता है। उसके बाद फिर 10,004 में, 10,008 में, फिर 9 में और फिर 25 में। तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण शुरू किए तो इसने आसपास के जो इसके एरिया थे, जो सीमावर्ती उसमें दुर्ग थे, किले थे, इसने उसको जीतना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद 10,001 में जो हिंदू शाही शासक जयपाल था उसके आसपास का जो एरिया था और उसने उसे भी पेशावर का जो एरिया था उसने उसे भी जीत लिया। लेकिन जयपाल के बारे में ये कहानी मिलती है कि उससे जयपाल से महमूद गजनवी ने जो धन संपदा थी वो धन संपदा लेकर उसे छोड़ दिया था। किसे? जयपाल को छोड़ दिया था। लेकिन जयपाल जो था वो एक शासक था जिससे वो बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस करता है। वो ये सोचता है कि वो उससे जीता नहीं है महमूद गजनवी से, जयपाल उसे क्या है उसने छोड़ दिया है। तो जो जयपाल का बड़ा पुत्र था आनंदपाल को जो भी राज्य था पेशावर का उसे सौंप कर ऐसा कहा जाता है कि जयपाल ने आत्महत्या कर दी थी। उसके बाद महमूद गजनवी का जो एक और भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो मुल्तान पर हुआ था और रास्ते में भेरा के निकट जयपाल का जो पुत्र था नेक्स्ट शासक जो बनता है आनंदपाल, उसे पराजित करता है और 1106 ईस्वी में ये कहा कि मुल्तान की विजय प्राप्त करता है। उससे पहले ये 1004 एडी में भटिंडा की जीत प्राप्त करता है। लेकिन भटिंडा में कौन शासक थे ये पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और इसकी नेक्स्ट विजय रहती है 6 एडी में। कहाँ की विजय थी? वो थी मुल्तान विजय। एक और फैक्ट इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये नोट्स में ऐड नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा मुल्तान में। उसके बाद 10,008 एडी में ये दोबारा से वो करता है, आक्रमण करता है मुल्तान पर और फिर उसे अपने राज्य में ही ला लेता है, फतेहा दाऊद जो कि मुल्तान में है, ठीक है। उसके बाद 10,009 एडी में ये हिंदू शाही राजा आनंदपाल के वहंद के निकट जो है, आनंदपाल इसे वहंद जो थी वो प्लेस थी के निकट, किसके बीच में? आनंदपाल के बीच में और महमूद गजनवी के बीच में आक्रमण होता है, युद्ध होता है जिसमें जो आनंदपाल जो है वो पराजित हो जाता है और सिंध से नगर कोट का जो भी एरिया था वो अगेन क्या करता है, ये हथिया लेता है।
साथ ही में एक इसकी और इंपॉर्टेंट विजय मानी जाती है 1014 एडी में। वो कौन सी विजय थी? महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। जो दिल्ली के पड़ोसी राजाओं के साथ इसने थानेश्वर पर जब ये आक्रमण करता है तो दिल्ली के जितने भी पड़ोसी राजा थे उनके साथ इसने क्या है, राजाओं के साथ मिलकर जो दिल्ली के राजा थे उन्होंने क्या है, जो भी इनके पड़ोसी राजा थे उनके साथ मिलकर महमूद को रोकने का, जो महमूद गजनवी था वो अकेले आकर आक्रमण करता है और दिल्ली के आसपास के जो भी पड़ोसी राजा थे वो इसे रोकने का प्रयास करते हैं, बट वो क्या रहते हैं, सफल नहीं रहते हैं। उसके बाद 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसमें वहां के जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे, उनमें इन्हीं के प्रतिनिधि में शासन जो था, क्या हुआ कि 1018 ईस्वी में महमूद ने क्या है, कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया और कन्नौज क्षेत्र वहां जो था गुर्जर प्रतिहार के जो एरिया था उसके जो राज्यपाल थे वो वहां पे रूल कर रहे थे। तो मार्ग में बुलंदशहर के राजा जो है वो हरदत्त ने, उन्होंने डायरेक्ट बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद 1025 में इसकी सोमनाथ गुजरात जो है, गुजरात की जो जीत है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसने जो है सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, आप सभी लोगों ने गुजरात के मंदिर के बारे में सुना होगा, इस पर तो एक मूवी भी बनी है। इसमें कहानी जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि किस तरीके से इन्होंने लूटपाट मचाई थी। तो वहां उस समय जो शासक था वो चालुक्य सोलंकी वंश के भीम फर्स्ट का शासन था, तो वहां पे रूल कर रहा था। इस युद्ध में जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था और बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह लेकर ये क्या है, सिंध से रेगिस्तान की तरफ लौट गया था। तो जो 1025 एडी में ये जो आक्रमण करता है ना, ये जो था ये बहुत सिंपल आक्रमण नहीं था, सब बहुत ज्यादा मात्रा में भारत को इसमें लॉस हुआ था। आप मानिए कि जो मंदिर था, मंदिर आप गूगल करके देखिएगा, सोमनाथ का मंदिर, आपको इतनी भव्य इमेजेस, इतना भव्य मंदिर था, पूरा इसने मंदिर में जो भी सोना वगैरह लगा था इसने महमूद गजनवी ने पूरा लूट लिया था उसे। उसके अलावा इस युद्ध में बहुत ज्यादा लोग जो है ये मारे जाते हैं। और महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण जो किया था वो किया था 1027 ईस्वी में, इसने जाटों के विरुद्ध किया था, लेकिन उन्हें क्या है, पराजित कर दिया, क्योंकि सोमनाथ से जब ये लूट करके ले जा रहा था तो महमूद के पश्चिम उत्तर के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, तो इसलिए सिंध के जाटों ने क्या की थी, क्षति पहुंचाई थी। अब ये जब महमूद गजनवी जो है ये भारत के लिए हमलावर था, लेकिन काफी ज्यादा ये हमलावर तो था, हमला तो करता है, लेकिन इसे ज्ञान वगैरह भी काफी ज्यादा था। अब जैसे कैसे कई सारे विद्वान जैसे अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय जो थे ये भारत में आते हैं, उत्तबी थे, फिरदौसी थे, तो ये कुछ व्यक्ति जो थे ये आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि महमूद गजनवी के मेनली जो है वो आक्रमण के क्या कारण थे। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, 1030 ईस्वी में जो है ये महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के 2 से 3 कारण माने जाते हैं। पहला, उसके आक्रमण का मूल कारण ये था कि वो भारत से धन संपदा लूट कर लेके जाना चाहता था। साथ ही में महमूद गजनवी जो है ये अपने आक्रमण से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाना चाहता था, साथ ही में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये चाहता था कि इसके राज्य का विस्तार हो, इसका जो भी राज्य है वो राज्य बहुत ज्यादा विस्तार होना चाहिए, इसकी समृद्धि बढ़नी चाहिए, साथ ही में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ये इतनी कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट आक्रमण जो होता है वो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी जो है ये भारत के मुसलमानों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम माना जाता है। इसको शॉर्टकट में जो है मोहम्मद गौरी कहा जाता है, लेकिन इसके नाम का जो फुल फॉर्म था वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है, जिसे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर गौरी वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। अगर भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान जो देखा जाए वो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन इसकी जो जल्द ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद लेकिन वो जो था वो भारत में मुसलमानों की सत्ता जो है वो स्थापित नहीं कर पाता। उसके आक्रमण से वो ओनली जो जीत स्थापित करता है वो सिंध पर ही जीत स्थापित करता है, पूरे एरियाज में सिंध जीत जो है वो नहीं स्थापित करता है।
मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो महमूद गजनवी ने भारत पर कई सारे आक्रमण किए, लेकिन वो जो है वो ओनली लूटपाट मचाने तक ही शामिल रहता है, वो भारत में अपनी सत्ता नहीं स्थापित कर पाता है। तो अगर मुसलमानों के जो साम्राज्य की नींव रखने की बात कही जाए तो वो पूरा श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। इससे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किए, लेकिन वो क्या कर सका? भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है, वो ओनली भारत से बहुत सारा धन वगैरह जो है वो ही लूट कर ले जाता है, यहाँ पे एक सत्ता जो नींव थी वो नहीं रख पाता है। तो सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश, कहीं कहीं गौर वंश भी मिलता है, तो इसका उदय माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं 1173 में जो है वो गौरी यहाँ का शासक बनता है। अब यहाँ से इसके आगे की बात, लेकिन देखिए मोहम्मद गौरी जो है ये गजनी प्रदेश जो है गजनी वंश से स्थापित किया गया था, तो मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी वंश से ही बिलोंग करता था, और गजनी का शासक होने के नाते ये जो है पंजाब का जो एरिया था, अब ये सिंध की विजय करता है, तो उसके आजू बाजू का जो पंजाब का एरिया था, तो मोहम्मद गौरी ये मानता है कि जो गजनी वंश के शासक, गजनी वंश जो पंजाब को अपने राज्य का हिस्सा मानता था, और पंजाब के जो शासक थे वो गजनी वंश जो था खुसरो मलिक के अधीन हुआ करता था। अब पंजाब भारत का जो, ऐसा माना जाता है कि पंजाब जो है वो भारत का सिंह द्वार है, और उसने ये सोचा कि अगर हम मोहम्मद गौरी ये सोचता है कि अगर पंजाब को मैं अपने में मिला लेता हूं तो मैं काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ से प्रोग्रेस कर सकता हूं। तो इसी साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से ही 1175 से 1205 या 6 AD तक इसने माना जाता है कि काफी सारे भारत पर आक्रमण किए थे। अब उन सभी की कहानियां जो हैं वो हम देखेंगे। तो गजनवी हमलों में लगभग जो माना जाता है, इसने क्या है, गोर प्रदेश जो कि अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिनमें भारत में दोबारा जो बहुत सारे लोग जो थे आए, भारत से धन संपदा वगैरह लूट के लेके गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के इतिहास में एक और नया दौर स्टार्ट हो गया था तथा मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ था, जैसे इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो इनके आने वाले जो और वंशज होंगे वो दिल्ली सल्तनत के को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट कहानी होगी वो यही होगी, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद गौरी के भी कुछ अभियान रहे हैं। पहला अभियान 1175 से 1180 के बीच में गुजरात में था, लेकिन गौरी ने भीम सेकंड को क्या है, हरा दिया था। गुजरात में जब महमूद गजनवी आया था तो भीम फर्स्ट रूल कर रहा था। सोमनाथ का मंदिर अभी अभी बताया ना आप लोगों को, तो गौरी को क्या है, भीम सेकंड ने हरा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका अभियान रहता है वो 1180 से 90 के बीच में तौबर हिंद पाकिस्तान में। 1191 AD में तराइन का प्रथम युद्ध किसमें, हरियाणा की सीमा पर होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान सेकंड जो थे वो विजयी रहे थे, तो इस युद्ध को उन्होंने क्या कर लिया था, विजयी कर लिया था। तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी जो थे वो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया था, और मोहम्मद गौरी की जो भारत में ये दूसरी पराजय थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान से हारता है तो भारत में इसकी दूसरी पराजय मानी जाती है। 1192 AD तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या है, इस बार जो है वो गौरी विजय हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान जो था वो हार गया था। तो इसमें छोटे छोटे फैक्ट हैं। उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है गंगा घाटी में। ये युद्ध जो है ये गौरी तरफ से ऐबक तथा जयचंद गढ़वाल के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजय रहा था। अब देखिए ये कहानी क्या है, चंदावर का जो युद्ध होता है 1194 में गौरी ने क्या है, चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। इसी विजय के पश्चात जो है माना जाता है कि तुर्कों का नियंत्रण जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बनारस वाला एरिया है वहां पे इनका हो गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इन्होंने अपनी सत्ता जो है वो सिंध से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक स्थापित कर ली थी। गौरी का अंतिम अभियान जो है वो माना जाता है कि 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। 1206 AD में मोहम्मद गौरी जो है अपनी भारतीय विजयों का जश्न मनाते हुए अब लौट रहा था। तो
तो 1205 और 1206 एडी का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो जब ये अफगानिस्तान लौट रहा था तो रास्ते में खोखर जाट जो है वो इसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन इसके जो सैन्य कमांडर थे, अब इसके साथ बहुत सारे लोग थे, इसकी सेनाएं थी, तो सेनाएं तो वापस लौट जाती हैं, लेकिन इसके जो सैन्य कमांडर थे वो वापस नहीं जाते। वो 3 सैन्य कमांडर कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जिसमें मेन था, जो क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है, ठीक है। तो उसमें 2 और थे, यलदोज थे और कुबाचा थे और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये 3 जो थे, 3 कमांडर जो थे, ये दोबारा से अफगानिस्तान नहीं जाते हैं, ये भारत में ही बस जाते हैं। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में ममलूक वंश की जो है वो स्थापना करता है। तो कल से जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल जो है, कल आपको 3 PM पर ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। जल्द से जल्द इसे कोशिश करेंगे समाप्त करने की।